elements, as you know, we are doing D and F block elements. Okay, D block elements finish हो गया था. Today we are going to start F block elements. सबसे पहले what is meaning of F block? F block किसको बोलते हैं? ये आपका periodic table है. Periodic table में ये जो आपके पास block होता है, इसको बोलते हैं F block. ये मेन बॉडी से बाहर ही है. ये मेन बॉडी है periodic table की, ये मेन बॉडी से बाहर ही है. तो इसलिए F block elements का ना तो कोई ग्रुप होता है, ना कोई पीरियड होता है. हाँ, कभी कभार हम बोल देते हैं कि इनका पीरियड यही वाला है. जैसे लेंथेनाइड्स जो हैं, यहाँ पे लेंथेनियम भरा जाता है, उसके बाद यहाँ पे फिलिंग शुरू हो जाती है, उसके बाद यहाँ पे ल्यूटेटियम तक भर के देन आफ्टर फिर हम यहाँ पे हॉफनियम पे आते हैं. ओके, क्योंकि यहाँ पे 4F की स्टार्टिंग हो जाती है. 4F भरते भरते फिर आप हम 5D भरना शुरू कर देते हैं यहाँ पे. क्लियर? तो इट मींस इसके लिए अगर आप पीरियड पूछो मेरे से कि पीरियड ग्रुप तो कोई है ही नहीं वैसे, या आप ऐसे बोल सकते हो कि ये थर्ड ग्रुप के ही मेंबर हैं सारे. ओके, पीरियड जो है वो कौन सा है? ये वाला सिक्स्थ पीरियड. लेंथेनाइड्स का कौन सा पीरियड होता है? सिक्स्थ पीरियड. हालांकि मेन बॉडी से आउट है, बट फिर भी अगर पीरियड कोई पूछ ले तो सिक्स्थ पीरियड. और एक्टिनाइड्स का कौन सा? सेवंथ पीरियड. ओके, एक्टिनाइड्स में भी ऐसा ही होता है. यहाँ पे 7s2 फिल करके 7s2 के बाद 7d1 फिल करते हैं, बट 7d1 जो है और जो 6f है उसकी एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता. तो होता क्या है, 7d1 फिल होने के बजाय 6f फिल होना शुरू हो जाता है. ओके, तो अल्टीमेटली हम इस तरफ चल पड़ते हैं. ओके, तो फिर यहाँ पे 6f, ये 6f1 6f2 ऐसे चल पड़ते हैं लाइक दिस. जब यहाँ पे 6f14 हो जाते हैं, 6f फुल्ली फिल्ड हो जाता है, फिर दोबारा से हम 6f नहीं 5f, सॉरी यहाँ पे 5f आना था. ओके, जब हम 5f फुली फिल्ड का हो जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, 6d की फिलिंग शुरू कर देते हैं और दोबारा से यहाँ पे आ जाते हैं. ओके, तो ये होता है. तो मतलब आउट ऑफ मेन बॉडी होते हैं ये आपका. इन दोनों को बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. आपका लेंथेनाइड यहाँ पे होता है. लेंथेनाइड के बाद जितने भी आपके पास ये 14 एलिमेंट्स आते हैं, हालांकि कुछ पीरियोडिक टेबल में लेंथेनाइड्स को इसमें लिखा होता है, तो ये भी गलत नहीं है. आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो. ओके, बट लेंथेनाइड वैसे डी ब्लॉक एलिमेंट होता है. क्लियर? तो आपके पास ये जो एलिमेंट्स हैं, इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? ये जो लेंथेनाइड के बाद शुरू होते हैं ये वाले, इनको बोलते हैं लेंथेनॉइड्स. ओके, सिमिलरली ये जो एक्टेनॉइड के बाद ये वाले एलिमेंट आते हैं, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, लाइक दिस, ये सारे जो हैं इनको क्या बोलते हैं? कलेक्टिवली इनको बोला जाता है एक्टेनॉइड्स. ओके, बस इतना बताना था आपको. अब शुरू करते हैं एफ ब्लॉक. एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है. इनर के वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि इनमें 4F की फिलिंग और 5F की फिलिंग शुरू होती है. ठीक है, एफ ब्लॉक में देखो, जो एफ ब्लॉक में एलिमेंट आ रहे हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो कैसी होती है. उनमें अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो लेंथेनॉइड्स की बात करूं, तो अगर बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग देखें तो लेंथेनॉइड्स के केस में लाइक, ठीक है, ये आउटर मोस्ट का 7s फुली फिल हो चुका है, 6s फुली फिल हो चुका है. ठीक है, ये 6th ऑर्बिट है. 5d अभी फिल होना है, जो कि पेनल्टीमेट शेल का है. 4f में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं इसमें, जो इसमें होता है सेकंड लास्ट में नहीं, ठीक है, थर्ड लास्ट में उसका इलेक्ट्रॉन फिलिंग होती है. यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज, जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे इन लेंथेनाइड सीरीज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और 4f में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे ये वाले शेल में. ठीक है, तो आपको वैसे ही कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे जैसे जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में देखने को मिलते हैं, पर उससे थोड़े हायर एक्सटेंट पे भी जा सकते हैं वो कॉन्सिक्वेंसेस. ओके, ठीक, पर बाकी चलो देखें, पढ़ के पता लगेगा. Inner transition elements, they are called as the F block elements. The F block consists of the two series, lanthanoids, the 14 elements following lanthanium, and actinoids, the 14 elements following actinium. Because lanthanium closely resembles the lanthanoids, it is usually included in any discussion of the lanthanoid, for which the journal symbol is taken as Ln. ठीक है, जैसे मैंने पहले बोला कि जो लेंथेनॉइड होता है, सॉरी लेंथेनियम जो होता है, जिसके बाद लेंथेनॉइड शुरू होते हैं, इसकी भी प्रॉपर्टीज लेंथेनॉइड्स जैसी ही होती है. तो ये लेंथेनॉइड्स में ही कंसिडर कर लिया जाता है. प्रॉपर्टीज डिस्कशन के टाइम इसको लेंथेनॉइड्स में ही कंसिडर कर लिया जाता है. और लेंथेनॉइड्स को कलेक्टिवली Ln लिखते हैं.
कोलेक्टिवली हम लैंथेनॉइड्स को एलन शॉर्ट फॉर्म में एलन लिख देते हैं। सिमिलरली अ डिस्कशन ऑफ एक्टिनॉइड्स इंक्लूड एक्टिनियम, हालांकि एक्टिनियम डी ब्लॉक मेंबर है बट फिर भी इसकी प्रॉपर्टीज एफ ब्लॉक से रिजेंबल करती होती है, तो इसलिए जब भी हम एक्टिनॉइड्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसको हम एक्टिनियम में भी उस एक्टिनियम को भी उसमें इंक्लूड कर लेते हैं। ओके, जो उसके बाद 14 एलिमेंट्स आते हैं वो तो एक्टिनॉइड्स हैं ही हैं, बट एक्टिनियम को भी उनकी स्टडी में काउंट कर लिया जाता है। ओके, टोटल 15 एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं हम एक्टिनॉइड्स में। Similarly, a discussion of the actinoids include actinium besides the 14 elements consisting the series. The lanthanoids resemble one another more closely than do the members of ordinary transition elements in any series. Lanthanoids इतने ज्यादा resemble करते हैं ना एक दूसरे में, ये वाले lanthanoids ये एक दूसरे को केमिकली बहुत ज्यादा रिजेंबल करते हैं। ओके, इसलिए ये सेम से केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, और यही सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस है कि आप लैंथेनॉइड्स को किसी भी केमिकल रिएक्शन से सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आपने कुछ डिस्टिंक्शन रिएक्शन पढ़े हैं कि ये वाला कंपाउंड ये वाला रिएक्शन दे देता है, दूसरे वाला नहीं देता, क्योंकि उसमें ये केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, उसमें ये वाली केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। ओके, बट इनके केस में जैसे मान लो आपने सोचा आपके पास मिक्सचर है, ठीक है, क्लियर, आपके पास उस मिक्सचर में सीरियम और गोडोलिन है, ठीक है, गोडोलिनियम है। ओके, आप उसको सेपरेट करना चाहते हो, वो केमिकल रिएक्शन से सेपरेट करना चाहते हो कि हाँ भाई कोई ऐसा रिएक्शन हो जो ये दे दे ये ना दे, ऐसा आपको रिएक्शन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये केमिकली बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं ये सारे के सारे 15 आपस में एक दूसरे के साथ। इसकी वजह से इनकी सेपरेशन बड़ी मुश्किल होती है बाय केमिकल रिएक्शन। तो इनको सेपरेट करने के लिए हम हम क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। एक आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होती है, उसका यूज करते हैं जिसमें इनको सेपरेट कर लिया जाता है, क्योंकि इनका साइज डिफरेंट होता है। और आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में इनमें जो ये साइज डिफरेंस होता है उसका फैक्टर कंसिडर करके उसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट बना के उसके अकॉर्डिंग इसको सेपरेट किया जाता है। ओके, क्लियर, उसको डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे हम, बट अभी इतना जान लो कि दे आर सेपरेटेड बाय आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि सिंपल कोई केमिकल मेथड इन पे वर्क नहीं करेगा, क्योंकि केमिकली ये सिमिलर ही होते हैं। ओके, किधर गया आगे, the lanthanides resemble one another more closely than do the members of the ordinary transition elements in any series। ठीक है, they have only one stable oxidation state। lanthanoids की सिर्फ एक stable oxidation state है, वो कौन सी है, +3। हालांकि कुछ एक एलिमेंट +2 और +4 भी शो करते हैं, बट जनरल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। जितने भी लैंथेनाइड सीरीज के मेंबर हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाते ही बनाते हैं, और यूजुअली एग्जिस्ट भी +3 में ही करते हैं। And their chemistry provides an excellent opportunity to examine the effect of small changes in size and nuclear charge along a series of otherwise similar elements। ठीक है, इनकी केमिस्ट्री में क्या खास बात है, वैसे ये सिमिलर से हैं, हाँ इनमें साइज में थोड़ा बहुत फर्क होगा और थोड़ा बहुत न्यूक्लियर चार्ज में फर्क होगा आपस में। ओके, वो तो न्यूक्लियर चार्ज में फर्क होना तो लाजमी है, वो आपको पता है, एटॉमिक नंबर चेंज होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज हो जाएंगे, उससे आपका चार्ज चेंज हो जाएगा न्यूक्लियस का, उससे साइज चेंज हो जाएगा। ओके, अदरवाइज केमिकली दे आर सिमिलर। केमिकली सिमिलर क्यों है उसका रीजन भी मैं अभी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको बताता हूँ। द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स इज ऑन द अदर हैंड मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। एक्टिनॉइड्स की केमिस्ट्री स्टडी करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आप मेनली फोकस जो है वो अपना लैंथेनाइड्स पे ही रखना। एक्टिनॉइड्स कर तो लेंगे बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एक्टिनॉइड्स। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है एक तो इनमें वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं। ओके, क्लियर, दूसरा ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इनकी स्टडी बड़ी डिफिकल्ट है और इनकी स्टडी ज्यादा हुई भी नहीं है एज कंपैरिजन टू लैंथेनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स की तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्टडी हो चुकी है और इनके यूज भी किए जाते हैं कई सारी इंडस्ट्री में। एक्टिनॉइड्स बीइंग रेडियो एक्टिव, एक तो इनकी स्टडी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, एक तो ये वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, उसकी वजह से इनकी हम स्टडी ज्यादा नहीं करते। ठीक है, दूसरा रेडियो एक्टिव होने की वजह से क्या होगा, रेडियो एक्टिव होने की वजह से इनका यूजेज बहुत कम है, क्योंकि इनको हैंडल करना डिफिकल्ट है। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं दी लैंथेनॉइड्स। ओके, द नेम्स
symbols and the electronic configuration of atomic and some ionic states and atomic and ionic radii of lanthanum and lanthanoids are given in the table. ये टेबल आपके पास, इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस अवेलेबल हैं सभी लैंथेनॉइड्स की। जैसे लैंथेनियम की जो डी ब्लॉक का मेंबर है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 5d1 6s2। उसके बाद मैंने क्या बोला 5d में एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद 4f की फिलिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि 4f एंड 5d में ज्यादा एनर्जी गैप नहीं होता। ओके, तो ये एक्सेप्शन ही है एक हिसाब से। ओके, तो 4f में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरू हो जाती है, उसके बाद हम 5d में नहीं भरते इलेक्ट्रॉन, 4f1, उसके बाद तो 5d का भी एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल देते हैं और 5d भी भरना बंद कर देते हैं, तो सीधा 4f3, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वैसे एक्स्ट्रा भरना था, दूसरा 5d वाला इलेक्ट्रॉन भी 4f में ही भर दिया, 5d को खाली कर दिया बिल्कुल ही। तो ये 4f3, इसकी देखो 4f4 6s2, इसकी देखो 6f 4f5 6s2, अगले वाले की 4f6 6s2, इसमें 4f7 6s2 एंड सो ऑन। कईयों में 5d आता है, कईयों में 5d नहीं आता, मतलब एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है इनकी। क्लियर? अगर मैं इनकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं लैंथेनॉइड्स की, तो इनकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है, दैट इज 4f1 to 14 5d 0 और 1 6s2। जैसे मैंने बोला था कि लैंथेनॉइड्स जनरली +3 ऑक्सीजन स्टेट सबसे स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट है उनकी। क्यों? क्योंकि देखो आउटर 6s और ये जो आउटर 5d में एक होता है, उसको ये अगर निकाल देंगे तो कौन सी स्टेट में आएंगे +3। और यही रीजन है इनका सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करने का, क्योंकि सभी में आउटर में 3 तो इलेक्ट्रॉन है ही है, वेरी तो वो 4f इलेक्ट्रॉन्स में करते हैं ना, उनके 4f इलेक्ट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट होता है, बट जो बाहर वाले जो निकलने हैं, आपको पता है ना रिएक्शन के दौरान आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं और ये जो एक 5d वाला जाएगा, ओके, ये तो सभी में है, सभी में 3 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस वाले, 2 वैलेंस वाले और एक पेनल्टीमेट वाला, सभी में है। ओके, उसकी वजह से कई में, जैसे कईयों में मैंने बोला 5d1 नहीं दिखाते हम, उसका एक इलेक्ट्रॉन भी 4f में ही दिखाते हैं, बट आप ऐसा मान के चलो कि 5d1 और 6s2 सभी में होता है। ओके, तो इसलिए इसकी वजह से, और सभी में ऐसा ही है, वेरी तो वो 4f वाले इलेक्ट्रॉन्स में कर रहे हैं, उनके 4f इलेक्ट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट है, आउटर मोस्ट शेल वाले तो सेम ही है। ठीक, इसकी वजह से ही ये हमेशा +3 वाले रिएक्शन शो करवाते हैं, जिनमें ये खुद +3 में कन्वर्ट होते हैं, और वो सभी ऐसे वाले रिएक्शन ही शो करते हैं। तो इसीलिए लैंथेनर्स जो होते हैं दे शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। और दूसरा, ये साइज में डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, बट ज्यादा डिफरेंस भी नहीं होता। ओके, बहुत कम कम डिफरेंस है। जैसे लैंथेनॉइड्स का जो साइज डिफरेंस है वो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 187 183 182 181, बहुत ज्यादा स्मॉल डिफरेंस है। ओके, इसकी वजह से ये 2 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। एक तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट शेल से जाने होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में तो सभी में एक जैसे इलेक्ट्रॉन, वेरी तो वो 4f वाले इलेक्ट्रॉन में करते हैं। ओके, एक ये रीजन है सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करने का। दूसरा, उनका सिमिलर सा साइज। हालांकि मैंने बोला ना ये जो थोड़ा सा डिफरेंस भी है, इसको आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में यूज किया जा सकता है फॉर देयर सेपरेशन, बट केमिकल रिएक्शंस में साइज अगर अप्रोक्सीमेटली सेम हो तो, और दूसरा उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अप्रोक्सीमेटली सिमिलर है आउटर मोस्ट वाली, तो इसलिए ये केमिकल रिएक्शन सेम शो करवा देते हैं। ओके, तो ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, कौन कौन से मेंबर हैं इसमें? लेंथेनियम, सीरियम, ये इनके सिंबल हैं। इनका मैंने निमोनिक भी आपको पीरियोडिक टेबल बनाना सिखाया था ना, तो उससे आपको ये निमोनिक से याद कर लेनी है आपने। लेंथेनॉइड आपके इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना है। ओके, लेंथेनॉइड्स का क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में भी आया हुआ है। ओके, होता जनरल सा क्वेश्चन ही है, क्लियर, बट फिर भी आपने लेंथेनॉइड्स को अवॉइड नहीं करना। हाँ, एक्टेनॉइड्स को चाहे पूरा भी छोड़ दोगे ना एट द एंड, वो भी चलेगा। एक्टेनॉइड्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। ओके, सेकंड आपके पास, अब इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने डिस्कस कर ली। सेकंड आपके पास है एटॉमिक एंड आयोनिक साइजेस। ओके, तो सेकंड पॉइंट जो अब हम एक्सप्लेन करेंगे लेंथेनर्स के लिए, दैट इज एटॉमिक साइज एंड आयोनिक साइज। जैसे मैंने बोला कि एक तरह से ये हैं इसी पीरियड के मेंबर, मतलब हुआ क्या कि ये पीरियोडिक टेबल ज्यादा लंबा ना खिंच जाए, इसलिए हमने इनको बाहर निकाल के रख दिया।
ओके, तो जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल का नंबर वही रहता है। ओके, बट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से क्या होता है, साइज कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, तब हम कहते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, साइज इज गोइंग टू डिक्रीज। तो इनमें भी वही होता है लैंथेनॉइड्स में भी। जब आप लैंथेनियम से ल्यूटिटियम तक जाओगे, ल्यूटिटियम इज द लास्ट मेंबर ऑफ द लैंथेनॉइड्स, तो होगा क्या, साइज इज गोइंग टू डिक्रीज। और ये आपने देखा भी होगा इस टेबल में, लैंथेनियम का साइज 187, सीरियम का 183, ये क्या है, प्रासियो डीमियम डियम डीमियम सॉरी, इसका 182 एंड सो ऑन। ओके, या ट्रिबियम का 173 जो एंड में है। ओके, ल्यूटिटियम का आपके पास साइज इसका भी 171 के अराउंड होता है। ओके, इनके साइज में बहुत कम डिफरेंस है। ये डिफरेंस कम क्यों है इसका भी डिस्कशन करेंगे। जो डी ब्लॉक में रीजन पढ़ा था ना हमने कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का साइज का भी कि डिफरेंस कम होता है, तो उनमें भी गैप बहुत कम है, वही रीजन इसमें लगेगा, इनमें तो और कम है। अभी मैं पढ़ाता हूँ आगे, ये वाला पहले पढ़ लें पैराग्राफ। एटॉमिक्स एंड आयोनिक साइज, the overall decrease in atomic and ionic radii from lanthanum to lutetium is a unique feature in chemistry of lanthanoids. It has far-reaching consequences in the chemistry of the third transition series of the elements. The decrease in ionic radii is not quite regular as it is regular in M+3 ions. ये जो डिक्रीज हो रहा है ना 187 से 173 तक, ये आपको इतना रेगुलर नहीं लगेगा लेंथेनियम के केस में। बट अगर लेंथेनियम +3 आयन की अगर डिस्कशन करें, अगर हम इन सभी के +3 आयन की डिस्कशन करें, तो इनके केस में ये जो डिक्रीज है वो बड़ा रेगुलर है, मतलब जो डिफरेंस है वो एक फिक्स डिफरेंस है। ओके, क्लियर। तो इसलिए ज्यादातर हम लेंथेनियम +3 आयंस की ज्यादा डिस्कशन करते हैं एज कंपैरिजन टू लेंथेनियम की डिस्कशन करने में। हालांकि इनमें भी कोई ज्यादा इरेगुलरिटी नहीं है कि बड़े इरेगुलर हैं, ठीक है, कई जगह एक्सेप्शन देखने को आपको मिल रही है, इसमें भी थोड़ी रेगुलरिटी है। बट लेंथेनियम +3 आयन की डिस्कशन करने में क्या होता है, इसमें आपको ज्यादा रेगुलरिटी देखने को मिलती है, मतलब डिफरेंस एक सेम सेम से चल रहा होता है जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो। ओके, और इस कॉन्सिक्वेंस, जैसे ये देखो ये ग्राफ भी ड्रॉ किया हुआ आयनिक रेडियाई वर्सेस एटॉमिक नंबर का, तो आपके पास लेंथेनियम, सीरियम, प्लाज्मोडियम, ये सारे जो हैं देखो एक ही सीक्वेंस में चले जा रहे हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, जो कोई ज्यादा इरेगुलरिटी नहीं है। ओके, दिस कॉन्ट्रैक्शन इज of course similar to that observed in an ordinary transition series and is attributed to the same cause, the imperfect shielding of one electron by another in the same subshell. However, the shielding of one 4f electron by the other is less than the 1d electron. अब इसका आपको मेरे को लगता नहीं है कि ऐसे समझ लगेगा, मैं इसलिए क्लैरिफाई कर देता हूँ, आप खुद अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, जब आप टेबल में चलते हैं, इसमें जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, जो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं वो किस में ऐड हो रहे हैं, वो अंदर वाले शेल में ऐड हो रहे हैं, बाहर वाले में जो है वो वही है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। उसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकलता है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं उससे क्या होता है, उससे आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जो हमने डी ब्लॉक में बोला था, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से साइज डिक्रीज होगा। ओके, ऑब्वियस है, हो भी रहा है। ओके, बट जब अंदर वाले में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, ऑब्वियस है, हमें पता है कि 4f इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है। बट जब आप 4f में इलेक्ट्रॉन भरते जा रहे हो तो एक लिमिट आएगी ना, जिसके बाद क्या होगा, 4f में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अच्छे से शील्ड करना शुरू कर देंगे, किसको, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को। तो उसकी वजह से होता क्या है, जो 4f के इलेक्ट्रॉन्स हैं जब वो सिग्निफिकेंट अमाउंट में आ जाते हैं, जैसे 7-8 इलेक्ट्रॉन जब 4f में फिल हो गए, मैक्सिमम 14 फिल हो सकते हैं, जब 7-8 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए जब 4f इलेक्ट्रॉन में, 4f सबशेल में, तो होता क्या है, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को सिग्निफिकेंटली शील्ड करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, जो आपका जनरल ट्रेंड है वो तो न्यूक्लियर चार्ज के अकॉर्डिंग ही रहता है, ठीक। बट जो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, ये जो शील्डिंग इफेक्ट है, डिक्रीज उतना नहीं हुआ जितना हो सकता था अगर यही वाले इलेक्ट्रॉन आप बाहर वाले शेल में भर रहे होते। ओके, उस टाइम जो ओवरऑल इफेक्ट आता तो तब भी वो न्यूक्लियर चार्ज के अकॉर्डिंग ही आता, तब डिक्रीज ज्यादा होता एज कंपैरिजन टू जब उनको इनर शेल में भर के ये जो डिक्रीज आ रहा है ना,
वो शील्डिंग इफेक्ट उसको थोड़ा सा बैलेंस कर रहा है, इसीलिए ये डिक्रीज बहुत कम है, बहुत छोटी छोटी वैल्यूज हैं ये, इनके साइज में बहुत कम डिफरेंस है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ओके, तो ये रीजन है कि इनके बीच में ये जो स्मॉल गैप क्यों होता है, इनके एटॉमिक साइज में ये स्मॉल डिफरेंस क्यों है, ठीक। और उसका इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये वाला जो चल रहा है ना, लेंथेनियम से ल्यूटेटियम तक साइज डिक्रीज होना, इसको नेम दिया जाता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। हालांकि इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, क्योंकि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन तो होनी थी, वो तो आपको पता ही, लेफ्ट टू राइट जाने पे कॉन्ट्रैक्शन होनी है। बट इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है? कॉन्सिक्वेंसेज बड़ा तगड़ा कॉन्सिक्वेंसेज है। देखो यहां से आपको पता है ना, डाउन द ग्रुप आने पे साइज इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज होते हैं। तो लॉजिकली देखा जाए, जिरकोनियम और हॉफनियम में से बड़ा कौन होना चाहिए? हॉफनियम, ठीक है। नियोबियम और टेंटेलियम से कौन बड़ा होना चाहिए? टेंटेलियम, ओके। उसके बाद टंगस्टन और मोलिब्डेनम से कौन बड़ा होना चाहिए? टंगस्टन, क्योंकि डाउन नीचे है ग्रुप में, ग्रुप वाइज साइज इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप आने पे, और ये बात सही भी है। बट जब यहां से आपने यहां भरे इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे आपके पास साइज डिक्रीज आपको देखने को मिला, ठीक है, क्लियर। इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, जब लेंथेनियम से आप हॉफनियम में आते हैं, तो हॉफनियम का साइज बहुत छोटा होगा, ठीक है। मतलब जितना एक्सपेक्टेड था ना जिरकोनियम से उतना बड़ा होगा, उतना बड़ा नहीं होता। जिरकोनियम और हॉफनियम का साइज सेम ही होता है। सिमिलरली नियोबियम और टेंटेलियम का साइज भी सेम ही होता है, और मोलिब्डेनम और टंगस्टन का साइज भी सेम ही होता है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि जैसे मान लो मोलिब्डेनम का 100 है, इसका 101 है, क्लियर। शेल एक्स्ट्रा होने के बावजूद भी साइज सेम है इनका। उसका रीजन क्या है इन दोनों का, इनका आपस में साइज सेम होने का? वो है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि इतने में लेंथेनियम से ल्यूटियम तक 4f में इलेक्ट्रॉन भरते भरते, ठीक है, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होते होते हुआ क्या है, साइज इतना कम हो गया कि उसने जो एक एक्स्ट्रा शेल ऐड हुआ है हॉफनियम में एज कंपैरिजन टू जिरकोनियम, उस साइज, उस एक्स्ट्रा शेल का जो फैक्टर है उसको भी ओवरकम कर लिया। अदरवाइज जब हम कहते हैं ना टॉप टू बॉटम जब आप आते हो तो साइज इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, तब हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ता है, तब हम कहते हैं कि जो शेल है, शेल वाले फैक्टर ने न्यूक्लियर चार्ज वाले फैक्टर को ओवरकम कर लिया। तो आपका आंसर शेल वाले के अकॉर्डिंग आता है। तो जनरल ट्रेंड शेल के अकॉर्डिंग चलता है, ओके। बट इनके केस में इनका साइज सिमिलर क्यों है, उसका रीजन आपको पूछ लिया जाएगा, तो आप क्या बोलोगे? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि जो लेंथेनॉइड्स में ये जो एलिमेंट्स फिल हुए हैं, इनमें क्या होता है, इनमें साइज कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जब आप दोबारा यहाँ पे हॉफनियम पे गए, इतने एलिमेंट्स को फिल करने के बाद, जो हॉफनियम का साइज और जिरकोनियम का साइज सेम ही था। आगे वही लाइन आने वाली थी, ये वाली। इसको तो मैंने आपको कट शॉर्ट में समझा दिया, इसको आप एक बार पढ़ लेना फिर भी। द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेंथेनॉइड सीरीज known as lengthenoid contraction cause the radii of the members of the third transition series, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज डी ब्लॉक में बात कर रहे हैं, to be very similar to those of the corresponding member of the second transition series। और जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर हैं और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो मेंबर हैं, उनका साइज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ही है। जैसे दी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रेडियाई ऑफ जिरकोनियम एंड हॉफनियम। ऑफ जिरकोनियम का साइज 160 पिकोमीटर और हॉफनियम का 159 पिकोमीटर है, उल्टा कम हो गया, ठीक है। और आगे जो होते हैं ये वाले इनके भी साइज ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। यहाँ पे आगे थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है, फिर वही ट्रेंड चल पड़ता है कि टॉप टू बॉटम आने पे आपके पास साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। बट इनका साइज सेम होने का रीजन क्या है आपस में एक दूसरे के साथ? जरकोनियम का हॉफनियम के साथ, नियोबियम का टेंटेलियम के साथ, और मॉलिब्डेनम का टंगस्टन के साथ साइज सेम होने का रीजन क्या है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इसी वजह से जरकोनियम और हॉफनियम जो हैं, ये नेचर में एक जैसे ही एग्जिस्ट करते हैं, और इनको भी सेपरेट करना बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम ही होती है। इवन इनका तो साइज भी सेम है, इनको आप उससे भी सेपरेट नहीं कर सकते, क्या बोलते हैं, आयन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से, क्योंकि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में भी साइज डिफरेंस को कंसिडरेशन में लेके मेथड बनाया वो। तो इन दोनों का तो साइज भी सेम है, और सेम ही ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, ओके। तो ये एक पॉइंट नोट करने वाला है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पे क्वेश्चन बनता होता है, ओके।
causes the radii of the members of the third transition series to be very similar to those of the corresponding members of the second transition series. The almost identical radii of zirconium and hafnium, a consequence of the lanthanoid contraction, account for their occurrence together in nature for the difficulty faced in their separation. ठीक है, इसलिए zirconium, अब आपको क्वेश्चन अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि why zirconium and hafnium are difficult to separate, तो इसका आंसर क्या है? Because of the lengthened contraction they have similar size and also they belong to the same group, so that's why they have similar properties also. Similar क्या, आप same size बोलोगे. Because of lengthened contraction they have same size and because they are present in the same group they have similar electronic configurations also, so that's why they are very difficult to separate either by chemical methods either by ion exchange chromatography. दोनों से डिफिकल्ट है, क्योंकि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में भी अगर आप सेपरेट करना चाहते हो तो साइज में थोड़ा सा डिफरेंस तो करो, ये तो ऑलमोस्ट डिट्टो ही हो गया साइज. चलो नेक्स्ट आपके पास है ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक, नाउ वी विल डिस्कस ऑक्सीडेशन स्टेट्स. ऑक्सीडेशन स्टेट्स को मैं समझाने से पहले आपको टेबल पे ले जाना चाहता हूँ, ये वाले पे. ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब वही है कि कौन सी सबसे पहले इनकी जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि आउटर मोस्ट शेल में वही 6s2 और 5d1 अगर निकल जाए तो +3 बनेगा और सभी में बनता है वो +3. ओके, तो +3 स्टेट इज द मोस्ट कॉमन स्टेट. अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी आपके पास, ये रही सभी के +3 आयंस की. जब इनके +3 आयन बनेंगे, ये आप देख सकते हो कैसे बनेंगे. ओके, बट कुछ एक की जो है वो +2 स्टेट भी स्टेबल होती है, कुछ एक की, और +4 भी कुछ एक की. जैसे एग्जांपल के तौर पे सीरियम, इसकी जो है वो +4 स्टेट स्टेबल क्यों है, क्योंकि +4 स्टेट में क्या होगा, इसमें जो 4f में एक इलेक्ट्रॉन रहता है वो भी निकाल देता है. उससे क्या होता है, उससे इसके आउटर मोस्ट शेल के सारे चारों के चारों इलेक्ट्रॉन जब निकल जाते हैं तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन सीरियम +4 में आने के बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है, जीनन जैसी होती है. तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है, इसलिए सीरियम +4 स्टेट भी बनाता है. ओके, क्लियर. उसके बाद यूरोपियम, यूरोपियम +2 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सिग्निफिकेंटली एग्जिस्ट कर सकता है. क्यों, क्योंकि यूरोपियम अपनी +3 स्टेट में तो चलो 4f6 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, +2 स्टेट में वो 4f7 में एग्जिस्ट करता है. 4f7 का मतलब क्या है, f में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7 ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन अगर आ जाएगा तो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो जाएगा 4f. इसकी वजह से जो यूरोपियम है, इस एग्जैक्टली हाफ फिल्डनेस की वजह से 4f7 वाली कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना भी पसंद करता है, और उस टाइम उसके ऊपर कितना चार्ज आता है, +2. तो यूरोपियम की +2 स्टेट भी सिग्निफिकेंटली एग्जिस्ट करती है इन नेचर. ओके, क्लियर. उसके बाद टर्बियम, टीबी, इसमें भी देखो ये अपने +4 स्टेट में 4f7 बनाता है, तो ये टर्बियम जो है वो +4 में स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है सिग्निफिकेंट अमाउंट में. ओके, उसके बाद यटर्बियम, यटर्बियम जो है वो अपनी +2 स्टेट में 4f14 स्टेट में आता है, तो इसलिए ये +2 स्टेट बनाना भी पसंद करता है 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के. ओके, हालांकि इन सभी की +3 स्टेट जो है वो एग्जिस्ट करती है और ये सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी वाली ही है. ओके, बट इनमें से कुछ एक की जिनको +2 और +4 बनने में थोड़ा बहुत बेनिफिट हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ये जो हैं ये सिग्निफिकेंटली +2 और +4 स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो +4 में आने पे उनकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल बन रही है कि +2 में आने में उनकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल बन रही है. ओके, तो ये वाला आपके पास पॉइंट्स हम करेंगे आगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स में. बस ये जो मैंने अभी आपको समझाया वही स्टेटमेंट में पढ़ने वाला हूँ मैं, जो आपके पास वो पैराग्राफ है. तो ऑक्सीडेशन स्टेट का पैराग्राफ पढ़ लेते हैं. इन लैंथेनॉइड्स, लैंथेनियम एंड ऑल अदर लैंथेनॉइड्स, जिनको हम Ln से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये +3 कंपाउंड बनाने पसंद करते हैं. कंपाउंड्स आर प्रेडोमिनेंट स्पीसीज. जैसे मैंने बोला ये +3 इनकी फेवरेट स्टेट है, क्योंकि 5d वाला एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं और 6s वाले 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, बस 4f में जितने बचे बचे. ओके, हाउएवर
occasionally +2 and +4 ions in solution or in solid compounds are also obtained. कईयों के +2 और +4 वाले कंपाउंड्स, +4 वाले आयंस भी मिलते हैं सॉल्यूशन और उनकी सॉलिड स्टेट में. This irregularity arises mainly from the extra stability of empty, half-filled और filled F subshell. कौन कौन से एलिमेंट ऐसा करवा पाते हैं +2 और +4 वाले, जिनके केस में उनके F सबशेल में या तो वो बिल्कुल एम्प्टी हो जाता है, या तो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो जाता है, या तो फुल्ली फिल्ड हो जाता है. जैसे द फॉर्मेशन ऑफ सीरियम +4 इज फेवर्ड बाय इट्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. सीरियम +4 क्यों बन पाता है? क्योंकि जब सीरियम +4 बनता है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है? सीरियम की उसकी होती है 4f1 5d1 6s2 और अंदर वाली कॉन्फ़िगरेशन जीनन जैसी. तो ये चारों जब निकाल देगा तो होगा क्या? इसकी जीनन जैसी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी. तो इसलिए ये सीरियम जो है वो +4 बना देता है. is favored by its noble gas configuration, but it is an oxidizing reverting to the +3 state. ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट क्यों होता है? मैंने क्या बोला कि आपके पास लैंथेनॉइड्स +3 स्टेट में ही सबसे ज्यादा मोस्टली स्टेबल हैं. वो ओकेजनली वो +2 और +4 बना सकते हैं ड्यू टू रीजन ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ एफ सबशेल, बट वो रहना +3 में पसंद करते हैं. ये बात दिमाग में बैठा लो, +3 में ही एग्जिस्ट करना पसंद करते हैं वो. तो अगर सीरियम आपका +4 में एग्जिस्ट कर भी रहा है ना, तो होगा क्या? वो +3 में आने की कोशिश जरूर करेगा. इसलिए वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है, क्योंकि खुद वो अपने आप को रिड्यूस कर लेगा और दूसरे को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज. तो इसलिए +4 से +3 आने का जो पोटेंशियल है सीरियम का, वो कितना है? +1.74 वोल्ट. ओके, विच सजेस्ट दैट इट कैन ऑक्सीडाइज वाटर. इसलिए ये वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है. ओके, उसके बाद PrNdTbDy also exist in +4 state but only in oxides. ये जो आपके पास एलिमेंट्स हैं ये भी +4 स्टेट में एग्जिस्ट कर जाते हैं, बट कब? जब वो अपनी ऑक्साइड की फॉर्म में हो. जैसे हम कहते हैं ना कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ऐसे यही दो एलिमेंट हैं जो आपके पास किसी एलिमेंट को उसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबली रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो ये एक्सटेंड करवा सकते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑन हायर साइड. ओके, यूरोपियम +2 is formed by losing the 2s electrons and its F7 configuration account for the formation of this ion. यूरोपियम +2 क्यों बन पाता है? क्योंकि यूरोपियम +2 बनने पे F और सबशेल जो होता है वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होता है, जिसकी वजह से वो +7 बन जाता है. ओके, इसलिए यूरोपियम +2 एग्जिस्ट करता है नेचर में. बट वही बात कि यूरोपियम कहता है नहीं, मैंने तो +3 में जाना है, मेरे को नहीं लेना देना F में क्या कितने इलेक्ट्रॉन है. उसके लिए मैटर क्या करता है? +3 स्टेट में जाना, जो कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है लैंथेनियम के लिए, लैंथेनॉइड्स के लिए. तो यूरोपियम +2 स्टेट में क्या होता है? वो खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहता है, तो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस. इसलिए यूरोपियम +2 वाले जितने भी सॉल्ट होंगे, जितने भी कंपाउंड्स होंगे, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चेंजिंग टू दी कॉमन +3 स्टेट, क्योंकि वो भी +3 स्टेट में ही जाना चाहते हैं. ओके, और जो आपके पास ये टर्बियम +2 स्टेट में होता है, YB+2, इसमें ये +2 में क्यों एग्जिस्ट कर पाता है? बिकॉज ऑफ इसमें कॉन्फ़िगरेशन कितनी है? F14 कॉन्फ़िगरेशन. ओके, बट ये जो है ये क्या है? ये भी एक रिडक्टेंट है, क्योंकि ये भी अपनी +3 स्टेट में ही जाना जाता है. ओके, क्लियर? तो ये आपके पास सारा रीजनिंग है कि ये ऐसा क्यों करते हैं, क्या बिहेवियर है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स का. चलो, और जो TB+4 है, इसके केस में भी क्या होता है? F7 कॉन्फ़िगरेशन बनती है. बट वही है, ये TB से भी अपनी +4 से +3 स्टेट में जाना चाहेगा, चाहे +3 स्टेट में जाने पे इसका F8 हो जाएगा. तो ये कहता है नहीं, होता हो जाए, पर मैं तो अपने जो भाइयों की कॉमन ऑक्सीजन स्टेट है +3, उसमें जाना चाहूंगा. तो इसलिए ये जो आपके पास TB+4 है, ये +4 से +3 में जाना जाता है. इसकी वजह से क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किसी का इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जिसका इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसको क्या कर देगा? ऑक्सीडेशन, उसकी ऑक्सीडेशन करवा देगा. इसलिए जो TB+4 है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसको ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं. ओके, तो ये फंडा है ऑक्सीडेशन स्टेट्स का और उनकी प्रॉपर्टीज का. ओके, जिनके लिए जैसे यूरोपियम के लिए +2 में एग्जिस्ट करने का कोई रीजन है. ओके, बट वही बात है, यूरोपियम +3 में जाएगा.
तो +3 में कैसे जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके, तो यूरोपियम +2 में जब एग्जिस्ट करता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेके प्लस इलेक्ट्रॉन लेके नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रॉन छोड़ के, इसलिए ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है यूरोपियम। ओके, जिनके पास +4 में एग्जिस्ट करने का कोई रीजन है, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ 4f की कॉन्फ़िगरेशन, तो उसमें वो क्या करते हैं, वो +4 से +3 में आएंगे, चाहे वो उनकी कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ना रहे, वो कहते हैं गोली मारो, हमें नहीं लेना देना, हमने तो +3 स्टेट में कॉमनली एग्जिस्ट करना होता है, रूल है एक कि लेंथेनियम +3 स्टेट में ही एग्जिस्ट करेंगे। तो जब आपके पास लेंथेनियम +4 स्टेट में होगा तो होगा क्या, वो इलेक्ट्रॉन लेके +3 स्टेट में आने की कोशिश करेगा, तो ऐसे वाले जो कैटायन होंगे जो +4 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, वो क्या होंगे, दे विल बी अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेबिलिटी स्ट्रॉन्ग है, तो वो दूसरे को क्या कर देंगे, ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो जितने भी लेंथेनाइड्स जो +2 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं सिग्निफिकेंटली, वो +3 स्टेट में जाएंगे ही जाएंगे, कैसे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन छोड़ के, तो वो सारे क्या हैं, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। और जितने भी लेंथेनाइड्स जो +4 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ओके, उन्होंने +3 में आना ही आना है, कैसे आएंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करके, तो वो क्या करेंगे, वो दूसरे की क्या कर देंगे, ऑक्सीडेशन। ओके, तो बस ये आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट का फंडा क्लियर हो गया आपके पास। उसके बाद जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में, इसमें सारे ही हम रिएक्शन वगैरह स्टडी कर लेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में। ओके, जैसे ऑल द लेंथेनॉइड्स आर सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल, इनका ऑलमोस्ट कलर सेम सा ही है, सभी का सिल्वरी वाइट होता है मेटालिक फॉर्म में। ओके, एंड टार्निश रैपिडली इन एयर, एयर के साथ बहुत रिएक्टिवली रिएक्ट करते हैं, इसलिए ये रेडली क्या बोलते हैं, टार्निशिंग हो जाती है इनकी, मतलब इनकी जो लस्टर है वो खत्म हो जाती है। The hardness increases with increase in the atomic number, okay, and samarium being steel hard। जैसे कि हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या पढ़ा था, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ा था कि डी सब शेल में जितने ज्यादा नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होंगे, उतना ही अच्छा है, उतना ही स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनेगा। तो इसलिए जो समेरियम होता है, यूरोपियम होता है, इनमें क्या होता है, इनमें एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, इनमें हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ज्यादा है, तो इसलिए जो समेरियम है ये स्टील हार्ड होता है। उसके बाद क्या होता है, हार्डनेस इंक्रीज होती है, उसके बाद फिर डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, मिडल तक इंक्रीज होती है, उसके बाद फिर हार्डनेस डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। जैसे हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में मिडल तक हार्डनेस इंक्रीज होती है, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है, उसके बाद फिर डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, सेम इसमें ट्रेंड होता है। रीजन क्या है, नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। ओके, the hardness increases with increasing atomic number and samarium being the steel hard, देयर मेटेलिक पॉइंट्स आर रेंज बिटवीन 1000 टू 1200 केल्विन। जितने भी लेंथेनाइड्स हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1000 टू 1200 केल्विन के इन बिटवीन है। बट जो स्मेरियम है, जैसे मैंने बोला, वो हार्डेस्ट हो गया लेंथेनाइड्स में, ठीक है, वो जो है वो 1623 केल्विन पे मेल्ट करता है। ओके, दे हैव टिपिकली मेटेलिक स्ट्रक्चर एंड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर क्यों होते हैं, वही इनके जो आउटर मोस्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन है वो कौन कौन से हैं, 6s2 एंड 5d1, तो ये इजिली लूज हो सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली फ्री होते हैं। ओके, उसके बाद मैनी ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट मतलब +3 स्टेट वाले लेंथेनॉइड आयंस आर कलर्ड बोथ इन सॉलिड स्टेट एंड इन एक्वस सॉल्यूशन। जितने भी लेंथेनॉइड्स हैं +3 आयन में, जब वो अपने कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में कब एग्जिस्ट करते हैं, या तो वो सोल्यूशन में हो या तो उनका कोई कंपाउंड बन गया हो, तब वो कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। जैसे मैंने बताया था ना कि आपका जो आयन होता है उसके अराउंड वाटर के मॉलिक्यूल आके डेटिव बॉन्ड बना के क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, वो अभी आप में से कुछ लोगों ने पढ़ना है। तो उससे आपके पास जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जैसे हम कहते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो कलर्ड क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, उनमें स्प्लिटिंग होके क्या बनते हैं, T2G और EG पैटर्न बन जाता है, जिससे क्या होता है, जब विजिबल लाइट एब्जॉर्ब होती है तो ट्रांजिशन होती है। ये पढ़ा था ना कलर, वाई दे फॉर्म कलर ट्रांजिशन, कलर्ड कॉम्प्लेक्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर्ड कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, उसका रीजन पढ़ा था। वही सेम रीजन इसमें है कि जो +3 आयन है उनका जो एक्वस सोल्यूशन है वो कलर्ड क्यों होता है, वो कलर्ड इसलिए होता है कि क्योंकि जब वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो उनके जो एफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो एफ सब शेल हैं, जैसे एफ में कितने होते हैं, 7 होते हैं ना, तो वो क्या होते हैं, दे दे स्प्लिट इनटू द टू लेवल्स। ये जो टू लेवल बन जाते हैं, ये जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन शो करते हैं,
जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन शो करते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं व्हाइट लाइट में से, और जो लाइट छोड़ते हैं उसका कोई ना कोई कलर प्रेजेंट होता है। ओके, many trivalent lanthanide ions are colored both in solid state and in aqueous solution. Color of these ions may be attributed to the presence of f electrons, क्योंकि f में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ओके, हालांकि लेंथेनियम प्लस 3 और ल्यूटिनियम प्लस 3 जो है वो कलर शो नहीं करते, बाकी शो करते हैं। क्यों? इसका रीजन भी डी ब्लॉक जैसा ही है। मान लेते हैं स्प्लिटिंग होगी f इलेक्ट्रॉन्स की, f ऑर्बिटल, f सब शेल में जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी स्प्लिटिंग होगी, उसमें भी दो लेवल बन गए, लेट अस से उनको एक्स वाई नाम दे देते हैं। ठीक, अगर इसमें एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तभी ये ऊपर जाएगा, एक्साइट करेगा, और एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, उसी की वजह से कलर नजर आएगा। अगर मान लो 4f में एक भी इलेक्ट्रॉन ना बचे, f में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जैसे लेंथेनियम प्लस 3 में क्या होता है, f में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो इसमें अगर स्प्लिटिंग हो भी जाएगी लेवल्स की, तो ट्रांजिशन क्यों होगी? इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, एनर्जी लेके ट्रांजिशन कौन करवाएगा? कोई भी नहीं करवाएगा। तो व्हाइट लाइट में से एनर्जी एब्जॉर्ब कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। जिससे क्या होगा, जो लेंथेनियम है उसका जो प्लस 3 आयन है उसमें इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होने की वजह से lanthanum plus 3 ion is not showing any kind of color, whether it is present in the solid state or in the solution state. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। ओके, तो ये आपके पास कहाँ से यहाँ तक हमने कर लिया। The lanthanide ions other than F0 type और F14 type all are paramagnetic। ये भी मैंने बता दिया कि पैरामैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसमें। The first ionization enthalpy of the lanthanoids are around 600 किलोजूल पर मोल। सभी के लिए अराउंड 600 किलोजूल पर मोल ही है, वही ना, क्योंकि सभी में 6 ऐसी है और उसी के इलेक्ट्रॉन निकलने हैं। And the second is about 1200 kilojoule per mole, comparable with those of calcium। सेकंड भी सेम ही है, क्योंकि उसमें भी वो 6s2 का एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 6s1 बचती है, उसका एक और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सेम एनर्जी लगेगी, सभी में सेम सी है, थोड़ा बहुत ही फर्क होता है। डिफरेंस कहाँ पे आता है? थर्ड को निकालने के टाइम। ओके, क्योंकि जो थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने बोला कि 5d और 4f में वो फ्लक्चुएट कर रहा होता है एक्चुअल में, वो 5d कभी वो 5d में एग्जिस्ट करता है, कभी वो 4f में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है। जैसे यहाँ पे इन्होंने वो 5d में ना भर के, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो 4f में फिल किए हुए हैं वो वाले इलेक्ट्रॉन। ओके, कई जगह वो डी में भर देते हैं, देखो ये वाला, कि इस बार इन्होंने बोला कि नहीं, 4f को एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कर देते हैं, तो जो 8वां इलेक्ट्रॉन है वो एफ में ना रख के डी 5d में भर दो। ओके, तो आपके पास जो थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है, ओके, वो एक थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करता है। अदरवाइज सभी लैंथेनॉइड्स में जो आपका पहला इलेक्ट्रॉन है वो 6s और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी 6s से निकलता है, तो इनकी जो एनर्जी, इनके लिए जो एनर्जी है वो अराउंड सेम ही है सभी के लिए। ओके, अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ द वेरियस variation of the third ionization enthalpy indicates that the exchange enthalpy consideration as in 3d orbitals of the first transition series।
appear to impart a certain degree of stability to the empty। और इसमें रुको मैं अभी बताता हूँ, ये भी आपको वैसे सब पढ़ने पे समझ नहीं आएगा, पहले समझना पड़ेगा उसके बाद पढ़ते हैं। जैसे हमने बोला कि अगर मैं बात करूं, किसके बात करता हूं, कंपैरिजन करने के लिए यूरोपियम और नियोडीमियम को उठाता हूं, ठीक है, ये है आपके पास। अब इनके जो पहले दो इलेक्ट्रॉन निकलने हैं वो तो दोनों के 6s से निकलने हैं, तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा दोनों में। जैसे पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 600 किलो जूल लगेगी, इसके लिए मान लेते हैं 610 लग रही है। दूसरे के लिए मान लेते हैं इसमें 1200 लग रही है, इसके लिए लग रही है 1210, 20 लगा लेते हैं। तो ये तो अप्रोक्सीमेटली सेम सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रही है। +2 तक बनने के लिए तो दोनों में सेम एनर्जी लगेगी। +3 बनने में अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें 4f4 है, अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो क्या बन जाएगा, ये 4f3। कोई पहले कुछ इसमें था ऐसा जो 4f3 बनने पे नहीं रहेगा? नहीं, ऐसा कुछ भी कोई फैक्टर नहीं है। तो इसमें मान लेते हैं थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 2000 किलो जूल एनर्जी लगेगी, ओके। बट इसके केस में जब आप थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालोगे वो कहां से निकालोगे, 4f7 से। 4f7 क्या होता है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। इससे इलेक्ट्रॉन निकालना विल बी क्वाइट डिफिकल्ट, है ना। एग्जैक्टली हाफ फिल्ड वालों में थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी वाला फैक्टर इंक्लूड हो चुका होता है ना, ड्यू टू बीइंग एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। तो ये जो 4f7 जो इलेक्ट्रॉन है, ओके, 7 से 6 करोगे तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है ना, एग्जैक्टली हाफ फिल्डनेस को आप डिस्टर्ब कर रहे हो, तो थोड़ा सा एक फैक्टर ऐसा आ गया जो उसको थोड़ा डिफिकल्ट और बना देगा। थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना वैसे डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं Z/E रेशो जो है वो बढ़ती जा रही है, एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए ज्यादा पुल लगेगी उनके ऊपर, ओके। तो और एक फैक्टर और ऐड हो गया जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो रहा है, वो कौन सा है कि वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड f ऑर्बिटल है। तो जो थर्ड में जो डिफरेंस होगा वो बहुत ज्यादा होगा, उसके लिए थर्ड आई 2000, इसके लिए हो सकता है थर्ड वाली जो है वो 2300 किलो जूल आ जाए, ओके। तो इसका +3 बनाना लिटिल बिट डिफिकल्ट होगा एज कंपैरिजन टू इसके, नहीं मैं एनडी का एग्जांपल, सॉरी इन दोनों का कंपैरिजन हो रहा था, एनडी और ईयू का, ठीक है। कि इसका +3 बनाना लिटिल बिट इजियर है एज कंपैरिजन टू ईयू के, बिकॉज इसके केस में जो थर्ड इलेक्ट्रॉन निकलना है वो एग्जैक्टली फील्ड 4f ऑर्बिटल से निकलना है, जिसकी वजह से इसका +3 बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कंपैरिजन टू एनडी के +3 बनाने, ओके। तो यहाँ पे वही बात बोली है इन्होंने कि जो आपके पास जो +3 वाले स्टेट जो थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो डिस्कशन है वो उसके लिए आपको 4f का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। कई जगह हो सकता है +3 बनाना बड़ा इजी हो, कंपैरिजन में, ये भी कंपैरेटिव टर्म्स में बोल रहा हूँ। जैसे अगर मैं कंपैरिजन करूं, लेट अस से इसका कंपैरिजन करें, अब अगर मैं कंपैरिजन करता हूं इसका और इसका ही कर लेते हैं, ओके। तो सेम वही फर्स्ट सेकंड तो दोनों में ऑलमोस्ट सेम सेम की सी वैल्यू होगी, ठीक है। इसमें जैसे इन्होंने 5D में भरा है, मान लेते हैं इसमें 5D में ना भर के इसको 4f में ही भरा होता है, 4f8 ही होता है ये, ओके। तो इसके केस में ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालना सो इजी होता, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाल के ये 4f7 बनेगा, तो ये तो खुद चाहेगा कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन थर्ड वाला भी फटाफट निकले। तो अगर थर्ड वाले को निकालने के लिए इसमें मान लो 200 किलो जूल एनर्जी लग रही है, तो हो सकता है इसमें 1900 किलो जूल ही लगे, क्योंकि ये खुद थर्ड वाला खुद निकालना चाहता है। तो +3 बनाना किसमें इजी होगा किसमें डिफिकल्ट होगा, उसके लिए आपको 4f वाला फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा। +1 +2 सभी के लिए सेम ही है ऑलमोस्ट, +1 वाला कैटायन बनना और +2 वाला कैटायन बनना उनके लिए सभी में सेम सेम सी एनर्जी लगेगी, ओके। डिफरेंस क्रिएट करेगी +3 वाली कि वो +2 से +3 बनाने के लिए कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, और वो डिपेंड करेगा सारा का सारा f ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, ओके। ये सारा इसमें वही लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इन देयर केमिकल बिहेवियर इन जनरल the earlier member of the series are quite reactive similar to the calcium, but with increase in the atomic number they behave more like aluminium। जो अर्लियर मेंबर हैं वो ज्यादा वो कैल्शियम जैसे रिएक्टिव है,
जो थोड़े लेटर वाले हैं वो थोड़ा थोड़ा एल्यूमिनियम साइड अलाइन होना शुरू हो जाते हैं, वो एल्यूमिनियम जैसा बिहेवियर शुरू कर देते हैं। अगर हम बात करें उनके +3 वाले आयन के रिडक्शन पोटेंशियल की, तो रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो -2.2 से -2.4 वोल्ट तक लाई करता है, अप्रोक्सीमेटली सेम ही है सभी का, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास EU है उसके लिए वैल्यू कितनी है, -2.0 वोल्ट। ये भी वैसे ज्यादा डिफरेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वो माइनस में होने का मतलब क्या है कि वो मेटालिक स्टेट से +3 स्टेट में जाना चाहते हैं, ना कि +3 स्टेट से मेटालिक स्टेट में, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होने का मतलब होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो इसलिए सभी +3 आयन बनाना चाहते हैं, वो तो मैंने पहले बोला आपको। ओके, तो ये आपके पास हो गया इसका। उसके बाद इनके रिएक्शंस, लेंथेनॉइड्स, चाहे कोई भी लेंथेनॉइड है, यहाँ पे मैंने जनरल लिखा हुआ है एलन, एलन जो है वो जनरल लेंथेनॉइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये वो हाइड्रोजन बनाते हैं, जब हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो लेंथेनाइड हाइड्राइड बनाते हैं, जिनमें लेंथेनाइड +3 स्टेट में आता है। जब लेंथेनाइड्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जब लेंथेनाइड कार्बन के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बाइड्स बनाते हैं। कार्बाइड का मतलब क्या होता है, जिसमें कार्बन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है। ओके, क्लियर। नाइट्रोजन के साथ बनाएंगे तो वो नाइट्राइड बनाएंगे, लेंथेनियम नाइट्राइड। नाइट्राइड क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि नाइट्रोजन इसमें -3 स्टेट में आता है, तभी तो इसका फॉर्मूला ये बना LNN। ये कैसे बना, लेंथेनॉइड +3 स्टेट में आएगा, नाइट्राइड -3 स्टेट में आएगा, दोनों की स्टेट इक्वल है, इसलिए फॉर्मूला N3 बना। 3 कॉमन है तो इसलिए फॉर्मूला बना नाइट्राइड का LNN। और जो वो इनके कार्बाइड्स हैं उनका फॉर्मूला NnC2 क्यों बना, लेंथेनाइड की +3 स्टेट होती है। ओके, बट कार्बन तो वेरिएबल स्टेट शो कर सकता है ना, तो इसमें कार्बन ने कौन सी स्टेट शो करेगा, वेट, लेंथेनाइड +2, कार्बन +1 +3। इसकी ऑक्सीजन स्टेट की डिस्कशन अभी मैं बाद में करता हूँ, इसको छोड़ो अभी, ठीक। उसके बाद लेंथेनाइड विद सल्फर सल्फाइड कौन से बनाते हैं, Ln2S3। ऑक्सीजन के साथ कौन से ऑक्साइड बनाते हैं, Ln2O3। इन सभी में जो लेंथेनाइड्स है वो +3 ऑक्सीजन स्टेट में आ रहे हैं। ओके, +3 अभी इसकी डिस्कशन छोड़ दो, इसमें भी +3 स्टेट में है, इसमें भी लेंथेनाइड +3 स्टेट में है, इसमें भी +3 स्टेट में है, इसमें भी नहीं, इसमें तो आपने उसने हाइड्रोजन बना दिया ना, और सॉल्ट बनेगा साथ में, यहाँ पे साथ में ऐड लिख दो साथ में, प्लस सॉल्ट ऑफ लेंथेनियम +3, क्योंकि आपको वो तो याद ही है, मेटल whenever react with acids they are going to form salt and hydrogen gas, और सॉल्ट में जो आपके पास लेंथेनाइड बनेगा वो +3 स्टेट में होगा। लास्ट यूजेस, लेंथेनाइड्स के यूजेस। The best single use of the lanthanides is for the production of alloy steel for plates and pipes. A well-known alloy is mish mish metal. मिश मेटल क्या होता है, विच कंसिस्ट ऑफ लेंथेनॉइड मेटल अराउंड 95% और आयरन होता है 5% एंड ट्रेसेस ऑफ सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। A good deal of mish metal is used in the magnesium based alloy to produce bullets, shell and lighter flint। तो मतलब इसका जो आप वॉरफेयर में ज्यादा यूज है। ओके, mixed oxides of lanthanoids are employed as catalyst in petroleum cracking। लैंथेनॉइड्स का यूज कहाँ किया जाता है, पेट्रोलियम क्रैकिंग में भी, जिसमें पेट्रोल के बड़े बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल जो इजीली बर्नेबल होते हैं उनमें कन्वर्ट किया जाता है। सम इंडिविजुअल lanthanide oxides are used as a phosphorus in television screen and similar fluorescing surfaces। बट अब तो इनका यूज कम ही होता है टेलीविजन में, क्योंकि अब टेलीविजन ही दूसरे आ गए हैं, एलईडी वगैरह तो आ गई हैं, उनमें एलईडी लगते हैं, उनमें लेंथेनॉइड्स कम ही यूज होते हैं, बट पहले यूज होते थे ये टेलीविजन स्क्रीन वगैरह में और फ्लोरोसेंटिंग सर्फेसिस में लेंथेनॉइड्स। ओके, सो दैट्स इट विद लेंथेनॉइड्स, क्लियर। इसका आप लेंथेनॉइड कार्बाइड्स में लेंथ LnC2 और इसके फॉर्मूले और भी होते हैं, जैसे इसका होता है Ln4C3, ये भी इसका होता है लेंथेनाइड कार्बाइड में। और बनते हैं Ln2C3। these type of carbides are also possible, बट एक बार इसको हम डिस्कस कर लेंगे LnC2 को।
इसको भी देखेंगे कहीं पे, देन आई विल डिस्कस। ओके, सो दैट्स इट विद टुडे। कल हम करेंगे एक्टेनॉइड्स और इसका भी देख लेंगे। LnC2 में लेंथेनॉइड कार्बन कौन सी ऑक्सीजन स्टेट बना रहा है, इसमें तो कार्बन -1 बना रहा है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, चलो मैं देखता हूँ, इसको बाद में डिस्कस करेंगे।